आज के इस व्याख्यान में शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। शेरशाह एक महान विजेता एवं सेनानायक होने के साथ साथ कुशल प्रशासक भी था। अब्बास खां शेरवानी ने शेरशाह के विषय में लिखा है कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। शासक बनने से पूर्व वह प्रशासक की सर्वप्रथम शिक्षा या अनुभव अपने पिता की जागीर के प्रबंधन के रूप में प्राप्त करता है। इसके पश्चात जलाल खां के संरक्षक के रूप में दक्षिणी बिहार पर शासन व्यवस्था को देखता है और कुछ समय के लिए मुगलों के संपर्क में भी रहकर उनकी शासन और सैनिक व्यवस्था का अनुभव प्राप्त करता है। इस प्रकार जब हम देखते हैं कि दिल्ली का शासक बनने से पहले शेरशाह ने शासन प्रबंध के विषय में पर्याप्त जानकारियां एकत्रित कर ली थी, केंद्रीय प्रशासन के रूप में, स्थानीय प्रशासन के रूप में, राज्य के प्रशासन के रूप में, प्रशासक के रूप में। शेरशाह का शासन तंत्र भी दिल्ली के अन्य सुल्तानों की भांति निरंकुश एवं एक तंत्रीय था, जिसमें समस्त प्रशासनिक शक्ति उसके हाथों में केंद्रित थी। शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी तारीख फिरोजशाही में मिलती है, जिसके लेखक अब्बास खां सरवानी हैं। परंतु शेरशाह को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय एक आधुनिक इतिहासकार के.आर. कानूनगो को जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक शेरशाह एंड हिज पीरियड में शेरशाह की किसी नई प्रशासनिक व्यवस्था का जनक नहीं माना, परंतु पुरानी व्यवस्था को नए सिरे से लागू करने का श्रेय दिया। इतिहासकार कीन लिखते हैं, इस पठान ने 5 वर्षों में इतना कुछ कर डाला जितना कि मुगल यहाँ तक कि अंग्रेज भी नहीं कर पाए। जबकि स्मिथ लिखता है कि यदि शेरशाह कुछ और वर्षों तक जीवित रहता तो भारतीय इतिहास के रंगमंच पर मुगल नहीं आ पाते। केंद्रीय शासन व्यवस्था। अफगान राज्य की शक्ति का केंद्र स्वयं सुल्तान था। राज्य की सारी शक्ति उसी में निहित थी और केंद्रीय प्रशासन को चलाने के लिए 4 विभाग थे। दीवान-ए-विजारत, ये केंद्रीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग था, जिसका प्रधान वजीर होता था, जिसे हम मुख्यमंत्री के रूप में जानते हैं। इसका प्रमुख कार्य राज्य की आयव्यय की देखभाल करना था। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्यों का सर्वेक्षण करना भी था। दूसरा दीवान-ए-आरिज, ये सैन्य विभाग था और इसका प्रमुख आरिज ममालिक कहलाता था। आरिज मामालिक था। सेना के संगठन, सैनिक नियुक्ति, उनके वेतन तथा रसद आदि की व्यवस्था की जिम्मेदारी इसी विभाग पर थी। तीसरा दीवान-ए-रसालत, इस विभाग को दीवान-ए-मुहितसिब भी कहा जाता है। ये विदेश मंत्री की भांति कार्य करता था। वैदेशिक नीति से संबंधित मामले की देखभाल करना इस विभाग का प्रमुख दायित्व था। चौथा दीवान-ए-इंसाफ, एक प्रकार से शाही सचिवालय था, जिसका प्रधान अधिकारी दबीर-ए-ममालिक था। इस विभाग का प्रमुख कार्य शाही फरमानों तथा अथवा राज्यादेशों को लिपिबद्ध करना, उन्हें देश के विभिन्न भागों तक आज्ञा पालन हेतु संबंधित अधिकारियों के पास भेजना। इनके अतिरिक्त दीवान-ए-कज़ा, जो न्याय विभाग था, दीवान-ए-बरीद, जो गुप्तचर विभाग था, और अन्य विभाग भी थे प्रशासन में। प्रांतीय प्रशासन। शेरशाह के प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में इतिहासकारों में मतभेद हैं। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार शेरशाह के शासनकाल में सरकार के ऊपर प्रशासन की कोई इकाई नहीं थी, लेकिन डॉक्टर परमात्मा ने इस बात का खंडन किया है। उनके अनुसार शेरशाह के शासनकाल में सैनिक सूबेदारों की नियुक्ति होती थी। इस प्रकार केंद्र प्रांतों में विभाजित था, जिसे सूबा कहा जाता था, और सूबेदार या फौजदार की नियुक्ति होती थी प्रत्येक सूबे में। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी शेरशाह सूरी के समय में,
उसको सरकार कहा गया है, सिक कहा गया है, सरकार प्रशासन। शेरशाह के शासन की सुविधा के लिए शेरशाह ने शासन की सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य को 66 सरकारों में अर्थात इकाइयों में विभक्त किया, जिसमें 19 सरकार बंगाल में थी। प्रत्येक सरकार में सिकदार या सिकदारान अर्थात प्रधान सिकदार तथा मुंसिफ एवं मुंसिफान अर्थात प्रधान मुंसिफ नामक 2 पदाधिकारी होते थे। सिकदारान जिले का नागरिक प्रशासन का प्रभारी था। उसका कार्य अपनी सरकार में शांति व्यवस्था स्थापित करना तथा अधीनस्थ परगनों में सिकदारों के कार्यों का निरीक्षण करना था। और मुंसिफान न्याय विभाग से संबंध था। यह परगने के मुंसिफों के निर्णय के विरुद्ध अपीलें सुनने का काम करता था। यहाँ हम जब सरकार की बात करते हैं तो सरकार का अर्थ जिले से है। परगना प्रशासन, प्रत्येक सरकार परगनों में विभाजित था तथा प्रत्येक परगने में एक सिकदार, एक मुंसिफ, एक फौजदार अर्थात खजांची और 2 कारकुन होते थे। सिकदार के साथ एक सैनिक दस्ता होता था जिसका कार्य परगने में शांति स्थापित करना। मुंसिफ का कार्य दीवानी मुकदमों का निर्णय करना तथा भूमि की नाप एवं लगान व्यवस्था की देखभाल करना होता था। फौजदार परगने का खजांची था और कारकुन का कार्य हिसाब किताब लिखना था। खाते फारसी और स्थानीय भाषा हिंदी दोनों में रखे जाते थे। ग्राम प्रशासन, ग्राम प्रशासन शेरशाह के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रत्येक परगना कई गांवों में विभक्त था और गांव का जो मुखिया होता था वो मुकदम अथवा मुखिया कहलाता था, जो गांव की शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। गांव का दूसरा अधिकारी पटवारी होता था, जो कृषकों, उनकी भूमि एवं उपज का ब्यौरा रखता था। गांव में शिक्षा, सुरक्षा, स्वच्छता आदि का प्रबंध स्वयं ग्राम पंचायतें करती थी। केंद्रीय संगठन में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी सैनिक संगठन। शेरशाह के समय एक विशाल सैनिक संगठन खड़ा किया गया। अलाउद्दीन खिलजी की भांति उसने भी केंद्र में एक शक्तिशाली सेना रखी। उसकी सेना के मुख्य भाग थे घुड़सवार सेना, पैदल सेना, हस्ती सेना, तोपखाना। केंद्रीय सेना में उस समय 1,50,000 घुड़सवार, 25,000 पैदल तथा 500 हाथी होते थे। उसकी घुड़सवार सेना में मुख्यतः अफगान लोग थे। केंद्रीय सेना के अतिरिक्त अधीनस्थ राजाओं व सूबेदारों की भी अपनी अपनी पृथक सेना होती थी, जो आवश्यकता अनुसार सुल्तान की सेना के लिए प्रस्तुत रहती थी। सैनिक सुधार के क्षेत्र में शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य सुधार व्यवस्था को आधार बनाया। उसी की भांति उसने घोड़ों को दागना, सैनिकों को होलिया लिखने की प्रथा का अनुसरण किया। सैनिकों को वेतन जागीर के रूप में न देकर अधिकतर नगद देने की व्यवस्था थी। सैनिक अधिकारियों को एक स्थान पर 2 वर्ष से अधिक समय तक रुकने की व्यवस्था नहीं थी। पुलिस व्यवस्था, शेरशाह के शासनकाल में पुलिस व्यवस्था की कोई पृथक व्यवस्था नहीं थी। विभिन्न अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में शांति स्थापित करते थे। प्रत्येक परगने में ये दायित्व सिकदार या सिकदारान अर्थात प्रधान सिकदार का होता था। इसी प्रकार गांव में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए चौधरियों व मुकदमों की होती थी। यदि किसी गांव में चोरी या हत्या होती तो अपराधी का पता लगाना उस गांव के चौधरी या मुखिया की जिम्मेदारी होती थी। यदि वह इस कार्य में सफल नहीं होता था तो उसे दंड दिया जाता था। गुप्तचर विभाग, शेरशाह ने एक संगठित गुप्तचर प्रणाली की स्थापना की। उसने अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों में अनेक गुप्तचर नियुक्त किए, जिनका कार्य साम्राज्य के अंतर्गत होने वाली विभिन्न घटनाओं एवं स्थितियों से सुल्तान को अवगत करवाना था। न्याय व्यवस्था,
शेरशाह की शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता उसकी निष्पक्ष न्याय प्रणाली थी। वह राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था तथा प्रत्येक बुधवार को स्वयं न्याय के लिए बैठता था। इसके अतिरिक्त लगान संबंधी मुकदमों का निर्णय प्रगणों में मुंसिफ व सरकारों में मुंसिफ एवं मुंसिफान द्वारा किया जाता था। फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सिकदार या सिकदारान द्वारा होता था। इसके अतिरिक्त काजी, मीर अदल नामक अधिकारी भी न्यायिक कार्य करते थे। भू राजस्व प्रशासन शेरशाह के सुधारों में सबसे अधिक महत्व राजस्व संबंधी सुधारों को दिया जाता है। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर अर्थात लगान था, इसलिए शेरशाह किसानों की भलाई में ही राज्य की भलाई मानता था। उसने स्पष्ट आदेश दिया कि लगान लगाते समय किसानों के साथ सहानुभूति रखी जाए। युद्ध के समय वह इस बात का ध्यान रखता था कि कृषि को कोई हानि नहीं पहुंचे और जो हानि हो जाती थी उसकी पूर्ति सरकार के द्वारा की जाती थी। शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था आगे चलकर अकबर की भू राजस्व व्यवस्था का आधार बनी, इसलिए उसे अकबर का अग्रगामी माना जाता है। हम तत्कालीन भू राजस्व व्यवस्था की विशेषताओं की बात करें तो नंबर 1, शेरशाह भू राजस्व व्यवस्था मुख्यतः रैयतवाड़ी पर थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क किया जाता था, किंतु यह व्यवस्था पूरे साम्राज्य पर लागू नहीं थी। मुल्तान, मालवा, राजस्थान व पश्चिमी पंजाब आदि प्रदेशों में भू राजस्व आकलन की पूर्ववर्ती व्यवस्था थी, जिसमें बटाई है, कानकूट है, ये व्यवस्थाएं प्रचलित थी। बटाई 3 प्रकार की थी: खेत बटाई, लंका बटाई, रास बटाई। दूसरा, लगान की राशि निश्चित करने के लिए शेरशाह ने राज्य की समस्त भूमि की माप करवाई। इस कार्य के लिए उसने अहमद खां को नियुक्त किया। भूमि मापन के लिए गज या सिकंदरी का प्रयोग किया गया। भूमि का मापन बीघा में किया गया और प्रत्येक बीघा का क्षेत्रफल 3600 वर्ग गज था। मुल्तान, मालवा, राजस्थान एवं पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र भूमि मापन की परिधि से बाहर थे। उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम व निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। भू राजस्व निर्धारण के लिए रई अथवा फसल की दरों की सूची तैयार की गई। भूमि को 3 श्रेणियों के औसत आधार पर उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में निश्चित किया गया। मुल्तान से उपज का 1/4 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। भू राजस्व नगद अथवा अनाज दोनों रूपों में चुकाया जा सकता था, परंतु नगद को प्राथमिकता दी जाती थी और शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का लगान नगद में ही देना होता था। किसानों को फसल के अनुसार वर्ष में 2 बार लगान जमा करवाने की सुविधा थी। रबी और खरीफ में किसानों को सरकार की ओर से पट्टे भी दिए जाते थे, जिसमें निर्धारित लगान का ब्यौरा होता था। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इसे स्वीकार करता था। भू राजस्व की वसूली मुख्यतः मुकदम द्वारा होती थी, परंतु कृषकों को स्वयं जाकर राजकोष में भी जमा करवाने की सुविधा प्राप्त थी। भू राजस्व के अतिरिक्त कृषकों से या किसानों से अन्य कर के रूप में जरीबाना एवं महासिलाना वसूल किया जाता था। जरीबाना सर्वेक्षण शुल्क था, जो भू राजस्व का 2.5% वसूल किया जाता था। इसी प्रकार महासिलाना कर संग्रह शुल्क था, जो भू राजस्व का 5% वसूल किया जाता था। इन करों के अतिरिक्त किसानों को संपूर्ण भू राजस्व का 2.5% अतिरिक्त कर अनाज के रूप में देना पड़ता था, जिसका उपभोग विपदाओं के समय सहायतार्थ किया जाता था। राज्य की आय के मुख्य साधनों की अगर बात की जाए तो उस समय मुख्य साधन भू राजस्व था। इसके अतिरिक्त लावारस संपत्ति, व्यापारिक कर, टकसाल, नमक कर, अधीनस्थ राजाओं, सरदारों एवं व्यापारियों द्वारा उपहार, लूट का माल व जजिया आदि से भी राज्य को आय प्राप्त होती थी। मुद्रा व्यवस्था। मुगल कालीन मुद्रा प्रणाली के क्षेत्र में शेरशाह का महत्वपूर्ण योगदान है।
उसने मुद्रा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार किए थे। उसके शासनकाल में मिश्रित धातुओं की मुद्राएं बंद कर दी गई थी तथा शुद्ध सोना, चांदी व तांबे की मुद्राओं का प्रचलन किया गया, जिसका तोल एवं आकार निश्चित था। शेरशाह ने सोने के सिक्के, अशरफ, चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम नमक सिक्के जारी किए। शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपये एवं तांबे के दाम का विनिमय अनुपात 1.64 था, अर्थात 1 रुपये में 64 पैसे होते थे। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया, जिसका वजन 180 ग्राम था। इस पर प्राय अरबी अक्षरों के अतिरिक्त नागरी अक्षरों में सुल्तान का नाम अंकित होता था। उसके कुछ मुद्राओं पर सुल्तान के नाम के अतिरिक्त इस्लाम के प्रथम 4 खलीफाओं का नाम भी अंकित मिलता है। तांबे का दाम 380 ग्राम का था, जो 40 रुपये का 40वां भाग था। अन्य तांबे के सिक्के थे अघोला, पावला, दमड़ी व जीतल। जनता में जो आम प्रचलित सिक्का था वो दाम था। राज्य के कर का अधिकांश भाग भी दाम में ही लिया जाता था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए 23 टकसालें थी। शेरशाह सूरी के जनहित के कार्य। शेरशाह एक प्रजावत्सल शासक था। वह सदा प्रजा के हित का ध्यान रखता था, इसलिए उसने प्रजा के हित के लिए अनेक कार्य किए। सड़कें एवं सराय। शेरशाह ने सड़कों एवं सरायों का निर्माण करवाया। उसके शासनकाल की 4 महत्वपूर्ण सड़कें हैं। पहली सड़क बंगाल में सोनार गांव से आगरा, दिल्ली तथा लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक जाती थी। यह सबसे लंबी सड़क थी, जिसे सड़के आजम कहा जाता था। इसको शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। आगे चलकर ब्रिटिश काल में गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे जीटी रोड कहकर पुकारा। आज भी हम लोग इसको ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से ही जानते हैं। दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी। तीसरी आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक जाती थी और चौथी लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। इन सड़कों के किनारे यात्रियों की सुविधा के लिए छायादार वृक्ष लगवाए गए थे। सराय। शेरशाह ने सड़कों के किनारे प्रत्येक 4 मील की दूरी पर यात्रियों के ठहरने के लिए सरायों का निर्माण करवाया। उसने अपने समय में लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया और प्रत्येक सराय की देखभाल के लिए सिकदार नियुक्त किया। सरायों में हिंदू और मुसलमानों के ठहरने की व्यवस्था भी अलग अलग थी। हिंदू यात्रियों के बिस्तर और भोजन तथा उनके घोड़ों को दाना देने के लिए ब्राह्मण नियुक्त किए गए। इन सरायों में शेरशाह डाक चौकियों का काम भी लेता था। प्रत्येक सराय में 2 घोड़ों की व्यवस्था थी, जिनके द्वारा संवादवाहक एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाया करते थे। सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां माना है डॉक्टर KR कानूनगो ने। शिक्षा एवं साहित्य। शेरशाह ने शिक्षा एवं साहित्य को प्रोत्साहन दिया। उसने अनेक मकतब एवं मदरसों का निर्माण करवाया। मलिक मोहम्मद जैसी उनके समय के प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने पद्मावत की रचना की। दान विभाग का गठन। शेरशाह ने अंधों, वृद्धों, अपाहिजों, विधवाओं तथा विद्वानों के जीविकोपार्जन के प्रबंध के लिए एक दान विभाग का गठन किया था। इस विभाग द्वारा जगह जगह लंगर बनवाए जाते थे, जिससे जरूरतमंद लोगों को मुफ्त भोजन दिया जाता था। निर्माण कार्य। शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पटना का नाम दिया। कन्नौज में शेरसूर नामक नगर बसाया। बिहार के सासाराम में झील के बीच में ऊंचे चबूतरे पर निर्मित उसका मकबरा हिंदू एवं मुस्लिम संस्कृति का समन्वय माना जाता है। शेरशाह के काल में महदवी आंदोलन हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि 5 वर्ष के शासनकाल के दौरान शेरशाह सूरी ने भारत को, जहाँ भूमि व्यवस्था की ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया,
आने वाले उनके उत्तराधिकारी मुगलों के लिए एक नया रास्ता, एक नई व्यवस्था, एक नई सोच उसने दी। तो जनहित के जो कार्य उसके द्वारा किए गए, उनके लिए आज भी शेरशाह सूरी को भारतीय इतिहास में याद किया जाता है।